आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड में जिन मेन टॉपिक पे बात करना है तो एक डीडीटी हो जाएगा, एक फ्रियोन्स हो जाएगा, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, आइडोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा और डाईक्लोरोमीथेन। इन सारे के जितने भी कंपाउंड हैं इनके मेन पॉइंट देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डीडीटी। तो डीडीटी जो कंपाउंड है ये एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड है। इसको डिस्कवर किया था पाउल मुलर ने जो स्विट्ज़रलैंड के थे। इनके डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था बेटा, और नोबेल प्राइज़ जो इनको दिया गया था, नोबेल प्राइज़ वो मिला था इनको 1948 में। ठीक है। अब डीडीटी जो था ये है क्या, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ 2 कार्बन। ठीक है। इन दोनों कार्बन से मैं क्या जोड़ूंगा, फेनिल ग्रुप को जोड़ूंगा। तो मैं फेनिल ग्रुप जोड़ देता हूँ। समझते आना, क्योंकि इसका नाम भी पूछा जाता है, आईपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों पूछे जाते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर से इसके नाम आएंगे, इसलिए पहले स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। तो फेनिल ग्रुप बना लिया। फेनिल ग्रुप को फिर यहाँ से क्लोरीन से जोड़ दिया और यहाँ पर भी क्लोरीन से जोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर Cl और Cl और Cl 3 Cl लगा दिया तो 4 हो गए। यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर H लगा दिया। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है डीडीटी का। अगर डीडीटी की यहाँ पे बात करी जाए तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ से देखो कितने क्लोरो लगे हैं, 2 क्लोरो लगे हैं। किस पोजीशन पे लगे हैं, पैरा पोजीशन पे लगे हैं। तो क्या बोलोगे, पैरा। मैं लिख देता हूँ क्या बोलोगे, पैरा। तो पीपी लगाना पड़ेगा। डाई क्लोरो, तो लिख लो डाई क्लोरो, डाईफेनिल, डाईक्लोरो, डाईफेनिल। इधर क्या है, ट्राईक्लोरो, 3 है तो ट्राईक्लोरो, ईथेन, 2 कार्बन है तो बेटा क्या बोलोगे, ईथेन। एक बार फिर से बोलो, डाईक्लोरो, डाईफेनिल, ट्राईक्लोरो, ईथेन। ठीक है। अगर इसके आईपीएसी की बात करी जाए तो यहाँ पर पहले सबसे पहले बताओ कितने कार्बन है, तो कहोगे 2 कार्बन है। 2 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, एथ और सिंगल बॉन्ड है उनके बीच में, तो एथेन हो जाएगा। एथेन बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन लगे हैं, लेकिन फेनिल पे लगे हुए हैं। तो जब 2 बार डाई लगाना हो तो उसे बिस बोलते हैं। तो यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा 2,2। ध्यान से सुनना, क्या लिखना पड़ेगा, 2,2। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों इस कार्बन से जुड़े हैं, तो यहाँ पे लिखो 2,2। 2 बार डाई नहीं लिखा जाता, इसलिए पहले बिस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फेनिल, और फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, तो उसके आगे यहाँ पर लिखेंगे, इसको भी हटा देते हैं, 1,1,1। क्यों, 3 बार लगे ना क्लोरीन, तो ट्राई लगा दो, क्लोरो ईथेन, ट्राई क्लोरो ईथेन। तो इसका आईपीएसी नेम भी समझ में आ गया। एक बार फिर से समझो, ये 2 लगे हुए हैं तो 2 बार डाई नहीं बोला जाता, इसलिए 2,2 बिस लगा दिया। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफेनिल है तो पैरा क्लोरोफेनिल लिख दिया। 3 क्लोरीन थे तो 1,1 ट्राई क्लोरो इथेन लिख दिया। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे बात समझते हैं इसकी प्रिपरेशन की। बेटा किसकी बात समझेंगे, इसके प्रिपरेशन की बात समझेंगे। तो चलो प्रिपरेशन की बात समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रिपरेशन। तो जब प्रिपरेशन देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि जो डीडीटी की प्रिपरेशन करते हैं वो किससे करते हैं। तो याद रखना, एक क्लोरल कंपाउंड होता है बेटा, क्या, क्लोरल। तो याद रखना क्लोरल कंपाउंड होता है। क्लोरल कंपाउंड का 1 मोल लेंगे बेटा, किसका, क्लोरल कंपाउंड का 1 मोल लेंगे, और 2 मोल्स लेंगे किसके, 2 मोल्स लेंगे क्लोरोबेंजीन के। तो 2 मोल्स लेंगे क्लोरोबेंजीन के, 1 मोल्स लेंगे क्लोरो। तो उसके इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, DDT बन जाएगा, DDT बन जाएगा। प्रिपरेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरल का स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है। तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर लिख दिया मैंने C⋯O। यहाँ ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर बनाया C से लगा देंगे, 3 Cl लगाएंगे तो CCl3 हो गया। अब इसमें बेटा क्या, 2 क्लोरोबेंजीन लगाना है, तो इसको इस हिसाब से लिखना बेटा H, और यहाँ पर ये फेनिल ग्रुप बनाया और यहाँ पर Cl लगा दिया। सेम ऐसे ही नीचे भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर ये
इस हिसाब से बनाया और Cl लगा दिया। अब इसके ऊपर क्या लिखेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बेटा। क्या, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इतना निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो बाकी मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल गया, H2O निकल गया। अब देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है तो C, उधर वैसे Cl3 लिखा रहने दो, यहाँ पर CH रहने दो, और इससे कितने 2 जोड़ दो, और यहाँ पे ये जाके फेनिल बना दिया। फेनिल के आगे Cl लगा दिया, और यहाँ पर भी फेनिल लगा दिया, फेनिल के आगे फिर यहाँ पे Cl लगा दिया। तो याद रखना, इसको बोलते हैं DDT। यहाँ सबसे पहले फिर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, जो क्लोरल है, क्लोरल का स्ट्रक्चर आप फिर से देखे रहना। क्लोरल का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, C, इधर लगेंगे Cl3 और यहाँ पे CHO। याद रखना, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो अब बात ये समझ में आ गई, फिर आगे कहानी समझो। यहाँ पर बात ये चल रही, DDT की बात चल रही, तो बनाना भी सीख लिया, किसने डिस्कवर किया था वो भी पता चल गया। अब यहाँ पर ये बात बताया है कि ये क्या होता है, फर्स्ट क्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड होता है। इसका यूज़ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म जब हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा यूज होने लगा था, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव था। लेकिन फिर बाद में जब ये पता चला कि DDT जो होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। DDT क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब जब नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा तो जाहिर सी बात है, नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर कोई चीज़ है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये नेचर में एग्जिस्ट करने लगेगी, और ये क्या करेगी, फिर एक्यूमुलेट करेगी, मतलब बॉडी में स्टोर हो जाएगी, और जिससे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये क्या कर रहा था, एनिमल की बॉडी में डिपॉजिट हो रहा था, जो फैटी टिश्यू थे उनमें डिपॉजिट होने लगा, और इससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलने लगे। तो जो USA है, USA को ये बात पता चली, USA ने तुरंत क्या 1973 में इसे बैन कर दिया। 1973 में इसे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। कहाँ पे, USA में। याद रखना ये वाला पॉइंट। और यहाँ पर देखा जाए, अगर जैसे कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं, लाइक इंडिया ही ले लो, तो इंडिया में बैन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसके अलावा कोई इससे चीपर इंसेक्टिसाइड अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर 1973 में इंडिया में बैन नहीं किया गया, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव तो था लेकिन हार्मफुल बहुत था। ठीक है, अब अगले कंपाउंड की बात करते हैं। अब हम फ्रियोन्स की बात करेंगे, और फ्रियोन्स भी एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। अगर देखा जाए तो जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होते हैं मेथेन और एथेन के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रियोन्स। तो यही बात लिखेंगे, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन and ethane are collectively known as फ्रियोन्स। मतलब यहाँ पे मैंने ये बात बोली है, जो क्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं, उन्हीं को हम फ्रियोन्स बोलते हैं। तो आजकल जो जनरली यूज़ हो रहा है वो होता है फ्रियोन टॉल्स। याद रखना, फ्रियोन्स टॉल्स। आजकल जो जनरली सबसे ज़्यादा फेमस है वो क्या है, फ्रियोन्स टॉल्स है। और फ्रियोन्स टॉल्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CCl2F2। अब नाम से ही पता कर लो, CCl2F2। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो उसमें 2 Cl लगे हैं, 2 फ्लोरीन लगे हैं, तो क्या बोलोगे, डाईक्लोरोफ्लोरोमीथेन। क्या बोलोगे, फ्लोरोमीथेन बोलेंगे। ठीक है, डाईक्लोरोफ्लोरोमीथेन बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। याद रखना है यहाँ पर कि जो ये फ्रियोन्स होता है इसके बारे में जानकारी रखनी है कि फ्रियोन्स एक ऐसी गैस होती है जो कि स्टेबल होती है। अब स्टेबल है तो बेटा नॉन रिएक्टिव होगी, नॉन टॉक्सिक होती है। इतनी बात अब इसमें जान के रखोगे। एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपने मेंस में भी पूछा जाता है और नीट में भी पूछा जाता है, कि पूछा जाएगा कि बताओ अगर हम फ्रियोन्स को मैन्युफैक्चर करना चाहें तो किससे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी। अगर यहाँ पे बात देखी जाए तो इसको मैन्युफैक्चर जो किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन, तो बाय द एक्शन ऑफ एंटीमनी फ्लोराइड बोल सकते हो, तो SbF5 लिख देना, तो एंटीमनी फ्लोराइड ऑन द कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लिख देंगे, CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस ले लें बेटा, एंटीमनी
पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस ले लें और बाई स्वार्ट्स रिएक्शन, इसी को बोलते हैं बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। यही क्वेश्चन पूछा गया है, स्वार्ट्स रिएक्शन पूछा जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसे बनाएंगे। तो जो CCl4 है अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं SbF5 से करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ SbCl3 SbCl5 से, तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे CCl2F2 बन जाता है। और ये कौन सी रिएक्शन होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन, एक हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इस बात को आप दिमाग में बैठा के रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अब इसका यूज़ देख लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज अगर देखा जाए तो जो जितने रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है। इट इज यूज एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना। नंबर दूसरी बात याद रखना कि अगर इसका यूज और देखा जाए तो इसका और यूज होता है प्रोपेलेंट के रूप में। तो इसका एक्सटेंसिव यूज होता है प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल एंड फोम। किसके रूप में होता है, प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल, ठीक है। ये बात भी याद रखना, जितने भी डिओडेंट होते हैं, स्प्रे होते हैं, ठीक है, सेविंग क्रीम्स होते हैं, हेयर स्प्रे होते हैं, इनमें सब में यूज होता है इसका फ्रीऑन्स का यूज, ठीक है, दिमाग में बैठा लो, मतलब ऐसे बैठा के रखो कि कहाँ पे यूज होता है इसका, ठीक है। अब उसके बाद अगला टर्म कंपाउंड आता है CCl4, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। तो किसके बारे में देखेंगे, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में इतना बस जानना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है और ये जो होता है एक कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। इसका बेटा यूज भी देखना है अपने को, तो इसका यूज देख लेते हैं। तो इसका जो यूज होता है सबसे पहले याद रखना, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है इसका यूज होता है लार्ज क्वांटिटी में इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फ्रॉम एरोसोल कैंस। तो याद रखना इसका जो लार्ज अमाउंट में यूज होता है, तो लार्ज क्वांटिटी में इसका जो यूज होता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट याद करते हैं, पहली बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है कि इसका यूज किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में ऑयल्स और फैट के, ठीक है। तो दूसरी भी बात यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, तो दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड नंबर यूज लिखेंगे इसका कि इसका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट किसके लिए होगा, फॉर ऑयल्स या फैट लिख लो, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लिया, ठीक है। और तीसरा यूज बस मात्र लिख लो, ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए होता है, ठीक है। इतनी जानकारी इसके बारे में आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगला कंपाउंड बेटा आइडोफॉर्म आता है, जिसका फार्मूला होता है CH3। इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं एथिल अल्कोहल या फिर एसीटोन से। तो यहाँ पर CH3 CH2 और OH लिया, और इसकी रिएक्शन में बेटा करा दूं, ध्यान रखना I2 + NaOH मतलब एल्कली लिया जाता है, तो यहाँ पर NaOH ले लिया। तो याद रखना I2 + NaOH अगर ले रहे हो और इसको हीट करोगे, हीट करने पर CH3 बनेगा जो कि येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5Na, मान लो निकल गया, ये तो बाई प्रोडक्ट है। उसके बाद HCOONA निकल जाएगा, और फिर याद रखना है यहाँ पे 5H2O हो जाएगा। तो सबसे मेन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, आइडोफॉर्म होता है। कहाँ से बना सकते हैं तो बता सकते हो, एथिल अल्कोहल से बना सकते हैं और एसीटोन से बना सकते हैं। अब अगर इसका यूज़ देखा जाए तो इसका यूज़ जो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तो याद कर लो इसका यूज किसके रूप में होता है, एज अ एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। एक यूज याद रखना इसका एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, याद रखना क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट कंपाउंड अपना क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का यूज पहले क्या होता था, एनेस्थेटिक के रूप में होता था। मतलब पहले एनेस्थीसिया जो होता था वो किसका दिया जाता था, क्लोरोफॉर्म का दिया जाता था। पहले कैसे यूज करते थे, इसका यूज होता था एज अ एनेस्थेटिक होता था, एनेस्थेटिक। लेकिन जब पता चला कि इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं बेटा, तो फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब क्या यूज दिया जाता है, इसकी जगह पे ईथर दिया जाता है। मतलब जो ऑपरेशन के टाइम जैसे जो बॉडी को एकदम सुन करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं एनेस्थीसिया, उसमें इसका यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला इसके बैड या हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं, इसलिए इसका यूज हटा दिया गया। याद रखना क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपने एग्जाम में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लोरोफॉर्म जो होता है बेटा CaCl3 होता है। अगर इसको हम क्या करें, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर में रख दें और सनलाइट डाल दें। बेटा क्या डाल दें, सनलाइट डाल दें। अगर इसको O2 दिया और सनलाइट दे दिया बेटा, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होकर एक पॉइजनस गैस बनाएगा COCl2। बेटा क्या बनाएगा, COCl2 बनाएगा, HCl बनेगा। तो ये जो COCl2 होता है इसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस। क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस बोलते हैं। फॉस्जीन गैस जो होता है ये पॉइजनस होता है नेचर में। कैसा होता है, पॉइजनस होता है नेचर में, ये बात याद रखना। और फॉस्जीन गैस का एक बार नाम पूछा गया था कि नाम क्या होता है, तो देखो कार्बोनिल है ये, और ये क्या हो जाएगा, तो क्लोराइड हो जाएगा। तो कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड नाम हो जाएगा। ठीक है, जो कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, यूज देख लेते हैं बेटा। यूज कहाँ पर होता है क्लोरोफॉर्म का, तो अगर क्लोरोफॉर्म का यूज़ तुम देखोगे तो सबसे पहले ही ये यूज हो जाए कि सबसे पहले इसका यूज होता है मेडिसिन में। पहला यूज कहाँ होगा, इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन। पहला यूज कहाँ याद रखोगे, मेडिसिन में होता है। नंबर दूसरा यूज अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसका यूज किसके रूप में होता है, तो कहोगे एनेस्थेटिक के रूप में होता है। तो एनेस्थीसिया के रूप में होगा बेटा। कैसे हो जाएगा, एनेस्थेटिक होता है पहली चीज़। नंबर दूसरी बात अगर बात करी जाए कि इनका जो यूज हो रहा है इस समय कहाँ पर हो रहा है, तो इस समय इनका यूज जो हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोपिन, क्लोरोटोन्स, इन सब चीज़ों बनाने में होता है यूज। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करेंगे लास्ट कंपाउंड डाइक्लोरोमेथेन। ये भी एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड होता है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, एक कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। पहली बात याद रखोगे क्या होगा, ये कलरलेस स्वीट स्मेलिंग। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखेंगे, डाइक्लोरोमेथेन में अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है CH2Cl2, और ये क्या होता है, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। और याद रखना ये यहाँ पर इसके डायरेक्ट यूज समझने पड़ेंगे। तो इसका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, ध्यान रखना, इसका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट पेंट रिमूवर के रूप में। किसके रूप में होगा, इन पेंट रिमूवर। इसका मतलब जो होता है जहाँ पे पेंट हटानी होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो मेटल क्लीनिंग के लिए भी किया जाता है इसका यूज। अब मेटल को साफ़ करना है तो इसके लिए इसका यूज किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मेटल क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नंबर दूसरी बात याद रखना, इसका यूज मैन्युफैक्चर ड्रग्स भी बनाते हैं बहुत सारे, तो मैन्युफैक्चरिंग में किसकी, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बेटा यूज होता है। ठीक है, नंबर तीसरा फिर वही बात रहेगा कि इसका यूज प्रोपेलेंट के रूप में होगा इन एरोसोल। किसके रूप में होगा, प्रोपेलेंट। अभी बताया था सारे जितने पॉलीहेलोजन कंपाउंड है मोस्टली उसी में यूज हो रहे हैं, प्रोपेलेंट। ठीक हो रहा है एज अ इन एरोसोल। ठीक है, नंबर चौथा पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका यूज होता है रेफ्रिजरेंट एंड डी वैक्सिंग एजेंट के रूप में। मतलब जहाँ पर वैक्स लगी हो उसको हटाने के लिए, तो डी वैक्सिंग एजेंट भी बोल सकते हो, डी वैक्सिंग एजेंट भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये इसके रूप में यूज होता है। और दूसरी बात याद रखनी है इसको कि यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट। अगर बात ध्यान दी जाए तो यहाँ पर मैंने तुम्हें सारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले मैंने किसकी बात करी थी, तो सबसे पहले मैंने बात तुमसे करी है यहाँ पर DDT की। DDT में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसका नाम याद रखना है, फिर इसका IUPAC नेम याद रखना है, और उसके बाद फिर याद रखना है कि इसकी जो प्रिपरेशन होती है तो कहाँ से, ये 2-3 बार क्वेश्चन आया मेंस में, तो कहाँ से किया जाता है, क्लोरल से किया जाता है। क्लोरल का फार्मूला भी मुझे पता चल गया। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि USA में कब बैन करी गई थी, 1973 में बैन करी थी, और किसने इसको डिस्कवर किया था वो भी बात याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब दूसरे कंपाउंड में आए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फ्रियोन्स बोलते हैं इसको। और जो गैस होती है ना रेफ्रिजरेटर में, वो गैस फ्रियोन्स ही होती है। जो आजकल जो हो रही है वो होती है फ्रियोन्स 12 यूज हो रही है। ठीक है, ये कैसी होती है, स्टेबल नॉन टॉक्सिक। इसमें क्या मेन पॉइंट याद रखना है, तो मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जो स्वार्ट्ज रिएक्शन, मतलब इसका मैन्युफैक्चर कार्बन टेट्राक्लोराइड से होता है, लेकिन किस रिएक्शन के थ्रू होता है, तो हैलोजन एक्सचेंज स्वार्ट्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कार्बन टेट्राक्लोराइड में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो तुम्हें याद करने की जरूरत है। फिर चलते हैं आइडोफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें तुमसे बोलेगा कि जब आप किसी भी I2 और NaOH, ये पहचान होनी चाहिए तुम्हें कि I2 और NaOH से रिएक्शन अगर करा दिया जाए अल्कोहल या एसीटोन की, तो यहाँ पर येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, येलो कलर का होगा। क्लोरोफॉर्म पहले यूज होता था एनेस्थेसिया के रूप में, अब आजकल इसका यूज फ्रियोन्स के रूप में भी, फ्रियोन्स के मैन्युफैक्चर करने में भी हो रहा है इसका यूज। और अगर ये बात याद रखना, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म जो होता है अगर इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
सनलाइट दे दिया जाए तो ये फॉस्जीन गैस बनाता जो कि पॉइजनस होता है, और अगर ऐसे ही कोई एक क्लोरोफॉर्म को इनहेल कर ले तो वो अनकॉन्शियस हो जाए, मतलब वो बेहोश हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। और फिर एक लास्ट कंपाउंड मैंने बताया डाइक्लोरोमेथेन। तो डाइक्लोरोमेथेन में मैंने बताया इसका यूज कैसे होता है, पेंट रिमूवर के रूप में होता है, मैन्युफैक्चर जो ड्रग्स होता है। अच्छा हाँ, इसका हार्मफुल इफेक्ट बड़ा होता है डाइक्लोरो वाले का, अगर मान लो कोई इनहेल करता है, थोड़ा सा समझ लो और हार्मफुल इफेक्ट इसकी बात समझ लो। तो हार्मफुल इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम गड़बड़ कर देता है। क्या कर देता है? ह्यूमन जो होता है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम गड़बड़ कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होता है, पहला पॉइंट। अगर मान लो जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो और उस एनवायरनमेंट में इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है, मतलब कम एक्सपोजर हुआ है, तो वहाँ पर अगर एयर में ये गैस फैल चुकी है तो वहाँ से केवल आप क्या हो गए, हेयरिंग और विजन जाएगा। तो याद रखना, इम्पेयर्ड हेयरिंग एंड विज़न। इसका मतलब ये होगा कि अगर थोड़ा सा लो लेवल है तो वहाँ पर आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा और दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन हाई हुआ तो फिर क्या होता है, जैसे जो स्किन में देखा होगा बर्निंग जैसा केस आ जाता है, मतलब दाने पड़ जाते हैं लाल लाल, तो वैसे रेडनेस वाले दाने पड़ जाएंगे इन स्किन, ठीक है। और कॉर्निया जो होगी वो जलने लगेगी, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट। अब अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। ओके।